बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज जब 41 साल के बाद इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग चल रही है, अफ़गानिस्तान के हवाले से उसमें फ़ोकस किया जा रहा है और देखना यह है कि उसका आउटकम क्या निकलता है। वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब के जो इंटरव्यूज़ भी साइडलाइंस पर हो रहे हैं, उसमें उन्होंने जिक्र किया एक तो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हुए कि हुकूमत के लिए जो भी मुश्किलात हैं, उन्होंने कहा कि वो माजी के अदवार की वजह से हैं, लेकिन साथ ये भी यकीन दिलाया कि बड़ी जल्दी उससे निकल आएंगे। और अपने वज़रा के हवाले से भी कहा कि उनके हवाले से करप्शन के कोई भी इल्ज़ामात सामने आए तो मैं खुद तहकीकात करूँगा। साथ ही साथ कुछ अहम कानूनी मामलात भी हैं जिनकी जानिब पेशरफ्त चल रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं कि 2-3 मामलात हैं जिस पर दोबारा से अदालतों का रुख किया जाएगा। एक तो जजेस तकर्री का मामला है, फिर नैब ऑर्डिनेंस को लेकर इनके जो कुछ हमारे अपोजिशन के साथ साथ वकला बिरादरी के भी एतराज़ात रहे हैं, उनको देखा जाएगा। ये वो मामलात हैं जो कि पार्लिमान की जानिब से कानून साजी हुई है। और एक ऐसा मामला है जिस पे हमने कल भी जिक्र किया था, आज उस पे मज़ीद डिटेल में बात करेंगे कि 62(1)(f) के तहत किसी भी रुकन की, पार्लिमान की मजलिस शूरा के रुकन की जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है, नाअहली होती है, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस का 5 रुकनी बेंच का ये यूनानिमसली डिसीजन आया था कि वो फॉर लाइफ होगी, वो ता हयात नाअहली होगी। अब उसको भी दोबारा से नज़रसानी के लिए अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जा रहा है। तो एकदम ये जो चीज़ें सामने आई हैं, ये कानूनी मामलात नज़रसानी के लिए अदालत में लाए जा रहे हैं, आखिर एकदम इसकी वजह क्या है? 62(1)(f) के तहत वाकई ताहयात जो नाअहली है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, और अगर ये हो जाती है तो जहांगीर तरीन साहब एक तरफ और उससे बढ़ के नवाज शरीफ साहब जो कि इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, जिनकी ताहयात नाअहली हुई, लगता ऐसे है कि अगले इलेक्शन से पहले उनकी वापसी के लिए सियासत में दोबारा उनको लाने के लिए कोई ना कोई राह हमवार हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से पहले बात करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिशियंस भी हैं, लेकिन पहले मैं इस्लामाबाद से आगाज़ करना चाहूँगी। जाहिद महमूद राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ हसन खावर साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं जाहिद महमूद राजा साहब से आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ताहयात नाअहली जो कि ख़ुद अपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का एक फ़ैसला था, अब उसको ख़त्म करना, किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन को ताहयात ना रहने देना, उसके लिए जो एक नई मूव होने जा रही है, सही आपकी नज़र में होनी चाहिए? देखिए, यहाँ तक पहले तो आपका शुक्रिया जनाब, आपने हमें इनवाइट किया। इस पे बड़ा एक ये अहम मौजू आज का इसको डिस्कशन चल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नाअहली जो है, ये एक सेटल्ड जो था कि जी कानून में जब आपको एक सज़ा हो जाती है तो सज़ा के डेफिनेटली आपके पास राइट ऑफ अपील होता है। तो आपने अपील किया, जो 5 रुकनी बेंच ने एक डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन दिया। तो आपको ये भी पता होगा कि 5-0 यूनानिमस डिसीजन था बार का, हाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच का ये डिसीजन था। अब इसके ऊपर उस वक्त तो कोई रिव्यू अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, इस वक्त जो रिव्यू होना, ये डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरवेंशन है, उस चीज़ के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं कि उसके पीछे मुहर्रक क्या है। लेकिन जो देखा जाए तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो नाअहली हुई थी वो 63(1)(f) के तहत जो होती है, जो हुई उसके अगेंस्ट अगर कुछ होगा, क्योंकि माने इस चीज़ के बारे में 62(1)(f) नहीं है, 63 में तो कहते हैं ना कि कुछ सब डिस्क्वालिफिकेशन होती है। मैं बताता हूँ, 62 में है क्वालिफिकेशन है कि किस क्वालिफिकेशन की बेसिस पे वन विल बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मजलिस शूरा होगा या पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा। 63 में डिस्क्वालिफिकेशन है। अब जो कोर्ट ने इनको पूरा डिस्कस किया, एज ए होल डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद यूनानिमसली इसको कर दिया जाता है। मेरा जो कहने का मकसद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ताबे है कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीम जो लॉ है तो वो है। अब इस बिलेटेड स्टेज पे आना और इस चीज़ के बारे में बात करना, ये सुप्रीम कोर्ट बार ही बता सकती है कि किस लाइन ऑफ एक्शन पे। मैंने जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है एहसन भून साहब का मैंने पूछा, उनका जो वर्शन ये आ रहा है
कि अगर अल्लाह की ताज़ात माफ़ी देती ये है। एहसन मून साहब से कल ही हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो वो यही कह रहे हैं कि अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खुला रखा है, तो आप मैं कैसे बताता हूँ, लेकिन अब ये है कर सकते हैं? कि वो चीज़ें हैं बिला शुबा, इसमें बहुत बड़ी बात है इस चीज़ के बारे में, लेकिन हमें वी हैव टू सी द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वंस अगर हो गया, अगर देखें सरकारी मुलाजम अगर वो कन्विक्ट होता है तो ही इज़ नो मोर इन ए सर्विस। लाइकवाइज अब इसको 62 63 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, अनलेस अनटिल पार्लियामेंट जो है जो उसके जिन्हें आपकी सेनेट और जो है। इस पे मैं आती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये मामला चलता है, एक पिटीशन आ जाती है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना अरसा लग सकता है? क्योंकि इस वक्त लोगों के जहनों में ये है कि तरीन साहब तो चले हैं, नवाज शरीफ साहब पे ज्यादा हैं कि उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, कि उनकी वतन वापसी हो सकती है 23 में अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं उससे पहले। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, इस वक्त जो कन्विक्शन ऑलरेडी इस वक्त जो एक केस है उसकी कन्विक्शन जो हुई है वो ऑलरेडी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ कि हाई कोर्ट में अभी तक वो पेश हो नहीं रहे हैं। जो आप एक तो चीज़ है कि जी जब तक आप पे जो स्टिग्मा है कन्विक्शन का, इसको जब आप नहीं कर लेते, तो एक बंदा जब कन्विक्ट हो जाता है तो वो अपने आप को उसमें नहीं ला सकता कि मैं उस बार को मैं पास कर लूँगा, वो बार को पास नहीं कर पाएंगे। एक तो ये चीज़। दूसरी बात है रिव्यू में, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपना शेड्यूल जो होता है वो बताते हैं इस चीज़ के बारे में। मैं अभी तक कोई डेफिनेट नहीं है कि जो इन्होंने फाइल इसको अभी तो नहीं हुई, अभी तो कह रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्राफ्ट बन रहा है। अच्छा, चौधरी मंजूर साहब, ये बताइए कि जब नवाज शरीफ साहब की नाहली हुई और उसको फिर फैसले में बाद में 5 रुकनी बेंच ने कहा कि ताहयात है, फॉर लाइफ है, तो अब उसको चैलेंज करना या उसको नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में वापस लाने की जो ये एक कोशिश है, ये मूव है, आपको कितनी कामयाब होती दिखाई दे रही है? और दूसरा ये भी कि ये वाकई होना चाहिए, कोर्ट से होना चाहिए, पार्लियामान से होना चाहिए? उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा एतराज किया था, बिलावल साहब ने भी ट्वीट किए थे कि ये अब नाहल नवाज और नाहल तरीन जो हैं ये भुगते हैं, ये अपना किया भुगते हैं, हम तो चाहते थे ये ख़त्म कर दें 62 और 63, ये लोग नहीं माने, इन्होंने पार्लियामान में हमारा साथ नहीं दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको कर सकता है ख़त्म, इस पर नजरसानी करते हुए इस लाइफ लॉन्ग जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, तारीख का तालिब इल्म होने के नाते मैं ये जरूर अर्ज करूं कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के दौर में कुछ सियासतदानों पे पाबंदियां लग गई, उनको नायल करार दे दिया गया। फिर उस वक्त भी जस्टिस मुनीर की सूरत में अदालतों का सहारा लिया गया। फिर उसके बाद अयूब खान के दौर में अब्डो आया, फिर उसके बाद याया खान के दौर में, फिर उसके बाद जनरल ज़िया-उल-हक के दौर फिर से नए सिरे से ये चीजें आई, हमारे सामने आई और कहा गया कि अब आप हिस्सा नहीं ले सकते पॉलिटिक्स के अंदर। 79 के अंदर हमने अवाम दोस्त के नाम से इलेक्शन में हिस्सा लिया, चूंकि पीपल्स पार्टी के नाम से ले नहीं सकते थे। हम लाहौर सारा जीत गए, पिंडी जीत गए, बाकी सारी जगहों पे लोकल बॉडीज का इलेक्शन जीत गए। फिर उसके बाद मुशर्रफ के दौर में अगर आप देखें तो मुशर्रफ ने वही काम किया कि मुशर्रफ ने कहा कि जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को खुसूसी तौर पर रोकने के लिए किया, और आपके सामने 2002 का इलेक्शन हम जीत गए थे और फिर तरीके से उन्होंने काफ लीग को जितवा दिया। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं भी लॉ का तालिब इल्म हूँ, उस हवाले से मेरे ख्याल के मुताबिक जब तक कोई सजा फाइनलिटी ना इख्तियार कर ले सुप्रीम कोर्ट में जाकर, तब तक आप अगर सियासतदानों पे पाबंदियां लगाएंगे किसी भी तरीके से, तो वो कारगर साबित नहीं होती, बल्कि वो रिबाउंड बैक होती हैं, जो मैंने तारीख में देखा है या पढ़ा है या मेरे सामने जो कुछ आया। तो ये बहरहाल चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। बट आप इसके हक में हैं, अभी भी पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि ये शिकें खत्म होनी चाहिए और पार्लियामान के जरिए ही होनी चाहिए। जाहिर है कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान का है। उस वक्त देखिए नवाज लीग का एक प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम आज पीटीआई का है। ये समझते हैं कि हम चूंकि पावर में हैं तो हमें तो कभी कुछ होना ही नहीं है। ये गलत है, चूंकि हमने बहुत सहा है, सारी मार्शल्लाओं को झेला है पाकिस्तान के अंदर। अयूब खान की मार्शल्लाह, फिर याया खान की, फिर ज़िया-उल-हक की, फिर मुशर्रफ की, हमने सारी चीजें देखी हैं। हमने उस वक्त उनको कहा था कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी, एक तो नैब लॉ को चेंज करते हैं, नैब लॉ नया होना चाहिए। मसलन गिरफ्तारी का जो दुनिया के अंदर वजह लॉ है कि वो नहीं माने, फिर ये 63 पे भी हमने उनको कहा, वो नहीं माने। वो तो समझते थे हमें क्या होना है,
तो ये हम उनको कहते थे, आज पीटीआई को भी कहते हैं कि ये हमें कुछ नहीं होना, ये बस बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दिस इज अनफॉर्चुनेट बट हमारी हिस्ट्री रही है। और हसन खाबर साहब, यही होता रहा है कि जब एक जमात, कोई भी सियासी जमात हुकूमत में आई है, जरा सी भी जिसको मेजॉरिटी मिली है, तो ऐसी तरामीम या ऐसी कानून साजियां की गई हैं कि वो जो उनको सूट करती हूँ, या उनको ये पता चले कि जो हमारी हरीफ जमात है उनके अगेंस्ट ही मामला जा सकता है। लेकिन इस केस में तो जी चौधरी साहब मुकम्मल कर लीजिए। जिसने जो कानून बनाया ना, जिसने जो कवानीन बनाए, वो उसी के जरिए गिरफ्तार हुए और उसी में ट्रायल हुए। ठीक है, ये दहशतगर्दी की अदालतें कायम की थी, मियां नवाज शरीफ गए, बाकी जितने भी लोग, ये आपकी बात दुरुस्त है। अब ये हसन खाबर साहब, नवाज शरीफ साहब की तो चले नाहली हुई, अब ये फॉर लाइफ उसमें हुआ, तरीन साहब भी इसमें गए। उस वक्त आपको भी याद होगा कि बड़े लोग कहते थे ये शायद कोई बैलेंसिंग एक्ट हुआ है, लेकिन बहरहाल हुई, उनकी नाहली भी हुई। तो अब आपके पास नंबर्स भी हैं, क्या पीटीआई की तरफ से ऐसी कोई मूव हो सकती है पार्लियामान में कि ये शिकें जो उस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग को समझाती थी कि खत्म कर दो, लेकिन फिर नून लीग खुद उसकी जद में आ गई, कि आप लोग लेकर आ जाएं, कोई अमेंडमेंट लेकर आ जाएं पार्लियामान में? देखिए, इस सिलसिले में तो कोई भी ज़ाहिर हतमी राय तो पार्टी की क़यादत दे सकती है, लेकिन एक बात से मैं एग्री करता हूं कि कोई भी कानून वो किसी पार्टी के लिए स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून इस नज़रिए से नहीं बनना चाहिए कि हम आज हुकूमत में हैं तो किसी और पे अप्लाई हो। कानून लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बनना चाहिए, प्रिंसिपल के ऊपर लॉज बनने चाहिए। लॉज किसी को विक्टिमाइज करने के लिए नहीं बनने चाहिए। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई डिसएग्रीमेंट होगा। और कानून पे जब डिबेट हो, चाहे कि किसी भी फोरम पे हो, तो वो फर्द वाहिद के नुक्ता नज़र से नहीं होनी चाहिए कि इसका असर इस शख्स पे क्या पड़ेगा और इसलिए हमने इस कानून के ऊपर व्यू लेना है। लेकिन मैं इस पे आपको अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ, और मेरी ज़ाती राय ये है कि मुझे नहीं पता कि इस पे क्या होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी सियासत में एक रेड लाइन ड्रॉ करनी है। और ये बात जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उनकी ठीक है कि अल्लाह के यहाँ तौबा का दरवाज़ा बिल्कुल खुला रहता है, लेकिन आपने अगर पॉलिटिक्स में कहीं रेड लाइन ड्रॉ ना की कि ये वो लोग हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, कहीं वो रेड लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, वरना लोग रिसाइकिल होते रहेंगे। और आप जिस किस्म की सियासी आपका माहौल है, जिस किस्म की सियासत से पाकिस्तान दो चार रहा है, हम कभी भी उससे नहीं निकल सकेंगे। क्या वो रेड लाइन ये होनी चाहिए, कोई और होनी चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, और कुछ लोग बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जिनको आप फॉर लाइफ बार करें कि इनको सियासत में आने का हक नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है। अगर कोई क्रिमिनल है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई क्राइम किया है, तो उसको उसके मुताबिक जो है उसी इंटेंसिटी की सजा भी मिलनी चाहिए। बट ये जिस शिक पे हम बात कर रहे हैं, अब इसमें जो चीजें या जो क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, ये कई दफा पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तब भी हम ये बात किया करते थे, और पीपल्स पार्टी के बड़े लोग इस चीज को अंडरस्टैंड भी करते हैं। शायद यही वजह है वो इस चीज के हामी थे कि इसको खत्म कर दें। हु इज गोइंग टू डिसाइड कि ये रुकन जो है ये सादिक है, ये अमीन है, जो क्राइटेरिया रख दिए गए, आप कैसे करेंगे? पार्लियामान में बैठे इस शख्स ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो लिहाजा ये इन शिकों पे पूरा उतरता है। अच्छा देखें, वो तो खैर मैं कानूनी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, ज़ाहिर है मेरा इतना इल्म नहीं है, लेकिन सादिक और अमीन का जो क्राइटेरिया हमारे मज़हब ने सेट किया, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आज के दौर में कोई शख्स, कोई इदारा ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल इसने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। लेकिन जाहिर है कि अगर आपने पब्लिकली लोगों से झूठ बोला है, हाँ, अगर आपने पब्लिकली लोगों से झूठ बोला है, मैं कह रहा हूँ ना, कोई इसके अंदर भी कुछ रेड लाइंस हैं कि आप किस फोरम पे कैसा झूठ, कितना इम्पैक्टफुल, क्या बात कर रहे हैं, तो फिर उस शख्स को क्या आप इंटरेस्ट कर सकते हैं मुल्क की बागडोर, इंपॉर्टेंट फैसले, ये वो मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं कर। ठीक है, अब उस वक्त के राजा साहब ये बताइए कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब थे, उनका ये जुमला था उसमें कि पब्लिक डिजर्व्स लीडर्स ऑफ गुड कैरेक्टर। तो बात वही आ गई कि गुड कैरेक्टर, हु इज गोइंग टू डिफाइड दैट गुड कैरेक्टर, अच्छा किरदार का हामिल कौन शख्स है, ये कौन फैसला करेगा? अजमत सईद शेख साहब ने भी लिखा उसमें कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, तशरीह कर सकते हैं, हम ना अमेंड कर सकते हैं, ना बना सकते हैं। बल्कि वो तो ये भी कह रहे थे कि ये जो हमारे सामने लोग खड़े में, अक्सर तो इनमें से वो हैं जिन्होंने खुद कानून बनाया है और आज हमसे गिला कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसमें बात करता हूँ। एक तो कंफर्म बात ये है जो आपने ये बात कही कि जी की बात ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है 62, 63 सुप्रीम कोर्ट ये जो है ये कानून का हिस्सा है। जी बिल्कुल। आप इसको आप किस तरह बाईपास कर सकते हैं कि जी के हाँ
जब ये इन्होंने जो एग्रीव्ड पार्टी जब जाती है तो कोर्ट इस पर एक डिसीजन दे देती है, 5 रुकनी बेंच इस पर एक डिसीजन देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जी कि जिन्होंने जो मंजूर साहब ये बात कर रहे थे कि जी नहीं फ्लैक्चुएशन होती है, आपके पास हक हासिल था आपको रिव्यू करने का। ठीक है। अब ये है कि जी जब डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है उस डिस्क्वालिफिकेशन में और जब लाज या कोई कोर्ट जो एक किसी चीज़ को हतमी फैसला दे देती है तो उसको फाइनलिटी अटेन हो जाती है। ये मुसलमान एक जो है बना हुआ है, असूल बना हुआ है इस चीज़ के बारे में कि हो गया। तो जब हुआ वाई नॉट ये मैटर पार्लियामेंट क्यों नहीं अपने हाथ में लेती? आप तीनों इसमें आपके एग्रीड पार्टी इस वक्त अगर देखा जाए तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं पीटीआई के जो हैं वो इफेक्ट हुआ हुआ है, आपके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसमें से ये इफेक्ट हुआ है, उनको सजा हुई कंटेम्प्ट में सजा होती है। बट उनको 63 के तहत हुई थी ना, और उनकी तो डिफाइन थी कि 5 साल के लिए नाअहल किया गया। बिल्कुल यहाँ पे ये जो बात है आप इसमें कहिए कि इसका क्राइटेरिया ले डाउन कर सकते हैं इस चीज के बारे में कि वो जो सजा अगर तो लाइफ टाइम है तो इट मींस इज अ लाइफ टाइम, अनलेस इसको आप रिबट या कोर्ट जो इसको अंडू नहीं करती। दूसरी बात मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये फैसला या इसकी कानून जहाँ पे इबहाम है, ये इबहाम है ना कि व्हाट इज द क्राइटेरिया जी कि उसकी सजा आया लाइफ टाइम है, 10 साल है, 5 साल है, 2 साल है, कि ये सजा के बाद आप दोबारा अपनी पब्लिक में जा सकते हो। और डेमोक्रेसी में तो यही है कि द पीपल हु हैव टू डिसाइड, दे विल डिसाइड हाँ जी कौन लीडरशिप क्या होगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चौधरी मंजूर साहब ये बताइएगा कि ये जिस फैसले की हम बात कर रहे हैं, या अगर ये रिव्यू में जाता है, स्ट्राइक डाउन होता है, तब्दीली इसमें आती है, सो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आप क्या देख रहे हैं इसकी आइंदा जनरल इलेक्शन से पहले? देखिए ये तो अब स्पेकुलेशन पे मेरा ख्याल है बात नहीं करनी चाहिए अगर मगर पे, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस किस्म की चीजें देखते हैं, मसलन मैं आपको 2 मिसालें अपनी पार्टी की देना चाहता हूँ। ज़िया-उल हक के दौर में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को कहा गया कि आप पार्टी टेक ओवर कर लें, हम आपके साथ हैं। उसने वो कोशिश भी की लेकिन वो नाकाम हो गया। दोबारा फिर जब मुशर्रफ का दौर आया तो मखदूम अमीन फ़हीम साहब को मुशर्रफ ने कहा कि आप पार्टी टेक ओवर कर लें, हम आपके साथ हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। अब जब ऐसी सूरत हाल होगी कि आप किसी को कहेंगे कि ये पार्टियां बनाएं ऐसे, पार्टियां तोड़ें ऐसे, पार्टी की लीडरशिप, पार्टी के लोगों को फैसला करने दें। मसलन अगर लोग ये समझें, अभी हसन खावर साहब बात कर रहे थे, देखिए वहां पे यूरोप के अंदर कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन कवानीन से बड़ा पब्लिक प्रेशर है, वो पब्लिक प्रेशर के तौर पर ये करते हैं। और दूसरा एक गुजारिश करनी थी कि अगर इस मुल्क के अंदर जो बेसिकली गलत हुआ, वो जस्टिस मुनीर का केस जो था जिसमें गए थे मौलवी तमीजुद्दीन जो स्पीकर थे उस वक्त के, वहां से लेकर आज तक अगर ये आपने कहा कि पता नहीं साकिब निसार साहब ने कहा कि द पब्लिक डिजर्व टू बी गुड लीडर्स, तो पब्लिक डिजर्व टू बी गुड जजेस। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क का जुडिशरी है। अगर उस वक्त कहती कि मार्शल लॉ गलत है, जस्टिस मुनीर फैसला दे देते, ज़िया-उल हक के दौर में अनवारुल हक फैसला दे देते कि ये मार्शल लॉ गलत है, अगर अयूब खान के दौर से लेकर आगे तक अगर ये वैलिडेट ना करती ये मुशर्रफ को, तो ये सारा हाल ना होता। और आज जो लोग कहते हैं शायद ये मुल्क जो है किसी तब्दीली के रास्ते पे खड़ा होता, जो कि नहीं हो सका। अब सवाल ये है कि जब आप ऐसे करेंगे, कवानीन के जरिए करेंगे, तो कवानीन के जरिए नहीं, पॉलिटिक्स में आप लोगों को फैसला करने दीजिए, और वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। वो ना कवानीन से सीखते हैं, ना किसी की तकरीरों से सीखते हैं, वो अपने तजुर्बात से बिल्कुल सही है। ये तो
जाहिद राजा साहब आपने भी यही बात की थी कि ये आवाम को फैसला करने दें, लेकिन चौधरी साहब ने जो बात की है इस पे पहले आपका कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की, सियासतदानों की बात नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी हम मसाइल का जिक्र करते हैं तो तमाम तवज्जो जो है वो पार्लियामान और पार्लियामेंटेरियंस पे चली जाती है। जुडिशरी रिसेंट सर्वे हुआ, वहाँ पे आवाम से पूछा गया, शायद पुलिस के डिपार्टमेंट के बाद दूसरे नंबर पे जो उनकी तवक्कुआत कहते हैं ना ख़त्म हुई, वो जुडिशरी से हुई पुलिस के डिपार्टमेंट के बाद। वो कोर्ट साहब ने जो उस दिन जिक्र किया था कि इंडेक्स पे आप देख लें कि क्या हालात है, तो वहाँ पे तो कोई हमें तब्दीली नज़र नहीं आती। वो कह रहे हैं लीडर्स ऑफ गुड कैरेक्टर, तो कह रहे हैं जजेस ऑफ गुड कैरेक्टर भी कहें। नहीं, मैं बिल्कुल सर, ये है कि मैं इतफाक़ करता हूँ कि हमारे जो पास्ट है ना जी, उसमें जजेस ने जो डिसीजंस किए हैं वो डेट लीड टू अ डिज़ास्टर। मतलब वो जो चीज़ें बनती हमें जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो बनना चाहिए था वो बन नहीं पाए इस चीज़ के बारे में। उसमें वो फैसले ऐसे रहे जिनको फिर ना कोई उस पर रिव्यू किया जा सका और ना ही ऐसे मामलात हो सके। बात ये है, ऐसे बोल्ड डिसीजंस जो ये डिसीजन जो होते हैं, कौमें जो है इन चीज़ों पे बनती हैं, इस चीज़ पे बेस करती हैं चीज़ें। लोग अवेट कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि ऐसे डिसीजंस हों जो लॉन्ग स्टैंडिंग हो और इसका जो अल्टीमेटली बेनिफिशरी वो आपकी आवाम हो, मुल्क हो इस चीज़ के बारे में। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि कहीं ना कहीं पे मसलतें शिकार आती रहीं और ये मामलात होते रहे इस चीज़ के बारे में। ये जो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो ये इशू, जो हमारा ये टॉपिक है इस चीज़ के बारे में, अगर पार्टीज़ का कंसेंसस हो जाता है इस चीज़ के बारे में और ये चीज़ को कहना कि जी नहीं लोगों ने करना है, जजेस जो हैं इस वक्त बेंच में अच्छे जजेस मौजूद हैं और अगर ये चाहते हैं एक लार्जर बेंच बनता है, लार्जर बेंच इस चीज़ को डिसाइड कर जाए इस चीज़ के बारे में। अगर पार्लियामान, जो मैं तो ये कहता हूँ कि जो इस्तेहकाक जो है वो पार्लियामान का है, वो सेनेट का है कि इसको डिसाइड करे, लेकिन वो नहीं करते थे। लेकिन ये जिम्मेदारी तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत सारा वैक्यूम जो है वो फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से भी एक अच्छा, जहाँ पे भी आपको कहीं पे लिखते वहाँ पे हमें अल्टीमेटली हमें मैटर जो डेट इज टू बी रेफर्ड बाय टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पे भी भारी जिम्मेदारी आती है कि इस चीज़ को भी देखें कि कौन बंदा किस लोगों की तवक्कुआत पे उतरने के लिए उसके अहल है। चीज़ के आपने बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ यूज़ किया, मसलहतें, और यही अनफॉर्चुनेटली होता है कि मसलहतों का शिकार हो के फैसले होते रहे हैं। जिस तरह बात की कि एक जमात समझती कि हमारे हरीफ को नुकसान हो जाएगा, हमें फ़ायदा हो जाएगा, बट इवेंचुअली वो अपने कवानीन का ही खुद शिकार हो जाते हैं। अब पर्सन स्पेसिफिक कवानीन भी बनते हैं। अब हसन खाबर साहब एक और मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के लिए जाने की बात की है, और वो आपका नैब ऑर्डिनेंस है जिसको उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक करार दिया है। सो हमारे पार्लियामेंट से जब फैसले नहीं होंगे, वहाँ से कानून साजी नहीं होगी, ऑर्डिनेंस कोई गैर आईनी चीज़ नहीं है, आ सकता है, लेकिन पार्लियामेंट से मुशावरत के बाद जो चीज़ और हो, कवानीन बने, ज़ाहिर है उसमें फ़र्क होता है। सो आप ये समझते हैं कि अगर ये भी स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो फिर और एम्बैरसमेंट होगी हुकूमत के लिए? देखिए, एम्बैरसमेंट की बात नहीं है। ऑर्डिनेंस की तो वैसे भी एक लाइफ है। ऑर्डिनेंस तो एक मुस्तकिल हल नहीं है। ऑर्डिनेंस को बाहर हाल असेंबली में पेश होना है, डिबेट होना है, एक कानून की शक्ल लेनी है, उस वक्त तब्दीली भी आएगी। अगर किसी वजह से जो हमारी आला अदलिया है वो समझती है कि इसमें कोई इंटरप्रिटेशन उसकी या कोई चीज़ उनको लगती है उसमें कोई मसला, वो उनका इस्तेहकाक है, वो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अगर जाना चाहे वो उनका हक है। ये तो इदारों का एक प्रोसेस है जिसको चलना चाहिए। जो मैं एक इसमें बात ऐड करना चाहता हूँ, वो बड़ी अहम बात है जो चौधरी साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि लोगों को ये हक होना चाहिए, लोगों को ये हक दें। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन देखें जो चीज़ आइन के अंदर होगी, जो चीज़ कानून के अंदर है, वो भी अल्टीमेटली लोगों की राय है, क्योंकि लोगों की राय चैनल होके आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तक जाती है, और उसके बाद एक तरीका मुतय्यन है कानून में तब्दीली का, आइन में तब्दीली का। और आइन में तब्दीली आपको पता है कि दोनों हाउसेस में आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, उसके बाद आप आइन में तब्दीली लाएंगे। कोर्ट्स का रोल वहाँ पे शुरू होता है जब उसको इंटरप्रेट करना, और इंटरप्रिटेशन का रूम उस वक्त बढ़ता है जब आइन में अबहाम हो। तो मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि उसका जो असल फोरम है इस चीज़ को डिसाइड करने का, वो हमारा जो मुकन्ना है, हमारा लेजिस्लेचर है, वहाँ पे ये बातें डिसाइड होनी चाहिए। और नैब के हवाले से भी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नैब के कानून को भी बिल्कुल असेंबली में आना चाहिए। लेकिन ऑर्डिनेंस हम क्यों लाए? क्योंकि जब आपने क्विकली कोई वैक्यूम आ रहा है, ये हुकूमत के पास इस्तेहकाक है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकती है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस के ऊपर लिमिटेशंस हैं, वो कितना अरसा रह सकता है, उसी के मुताबिक चलेंगे। उसमें कोई, मैं नहीं समझता ऐसी बात है एम्बैरसमेंट वाली।
सादिया मुझे एक मिनट सर देखिए ठीक है। अच्छा मैं लास्ट अच्छा इस पे लास्ट कमेंट जरा मुझे जाहिर राजा साहब ये बता दीजिए, नैब ऑर्डिनेंस का भी जिक्र किया और साथ ही साथ एक बड़ा, क्योंकि डिबेट बड़ी ज़बरदस्त मुकन्नना की बात कर रहे हैं हम, वज़ीर आज़म की जब जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं उनको लेकर भी ये जो बयान आया आप पी के वकला की जानिब से कि जी उनको मजबूत होना पड़ेगा, वज़ीर आज़म को ये बताना पड़ेगा कि वो मजबूत हैं और वही चला रहे हैं, वही रन कर रहे हैं, वही चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इससे क्या मुराद है? क्या अभी शकूक शुबात हैं? कहाँ पे लग रहे हैं? कहाँ पे गलतियाँ हैं कि वज़ीर आज़म नहीं कोई और मुल्क चला रहा है? मैं तो इसको इस बात से लें कि नैब का जो आप नैब के हवाले से बात करें इस चीज़ के बारे में, या जो भी ओवरऑल बात करें, नैब ऑर्डिनेंस तो एक चीज़ है ना, उन्होंने जिक्र किया जो भून साहब ने जी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है इस वक्त, तो मजबूत होना पड़ेगा। मतलब उनको हर चीज़ों से उनसे बाहर निकल के आपको लगता और नहीं है? अपनी जो दूसरी पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। ये चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे, आप उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, तो ये किसी आप अपने आप को ये नहीं समझ सकते कि आप हैं। वज़ीर आज़म को मजबूती के लिए अगेन वही बात है कि पार्लियामान का ही सहारा लेना पड़ेगा। पार्लियामान कंसिस्ट करता है, वहीं पे पूरी ऑपोजिशन कहती है कि वज़ीर आज़म जो है वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, पार्लियामान को अब वो जो है इस वक्त वो जो किसी पार्टी के वज़ीर आज़म नहीं है, वो पूरे पार्लियामान को, सेनेट के इनको उन्हें आप साथ लेके चलना है। सही है। और ये इसका अल्टीमेटली इसका जो फायदा जो है, ये फ़ायदा ना सिर्फ गवर्नमेंट को बेहतर एक बेहतर हुकूमत चलाने में होगा, बल्कि इसका बेनिफिशरी आपकी आवाम भी होगी, जो हम लोग जो आप आज सफ़र करें इस चीज़ के बारे में। मैं ये बात इसको करता हूं। सही है। जाहिद महमूद राजा साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। चौधरी मंजूर साहब, हसान खाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी परफॉर्मेंस को लेकर एक इंटरव्यू दिया है और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये माजी की हुकूमतों की वजह से हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज कराची के एक इलाके में भी हुआ जहां गैस लीकेज के बायस 15 अफराद जान बहक हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान के वालिद साहब भी शामिल हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अल जज़ीरा चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन भुट्टो और शरीफ ख़ानदान ने वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। हम मुल्क को खुशहाल बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मुकाबला दो ऐसे ख़ानदानों से है जो दौलत से माला माल हैं। फिर ये भी कहा कि भुट्टो और शरीफ ख़ानदान जो हैं वो सियासत नहीं बल्कि ख़ानदानी निज़ाम को कायम करना चाहते हैं और पाकिस्तान की बदहाली के ज़िम्मेदार भी यही दोनों ख़ानदान हैं। चौधरी मंजूर साहब वो कह रहे हैं हम हालात अब ठीक करना चाह रहे हैं जो आप दो ख़ानदानों की वजह से हुए हैं। फिर ये भी कहते हैं कि चीनी स्कैंडल आया तो कैसे हुकूमत हरकत में आई, अपने वज़रा के अगर कोई करप्शन के इल्ज़ामात मेरे सामने आ गए तो मैं खुद तहकीकात करूँगा। तो वो तो एहतसाब में भी बाकी चीज़ों में भी वज़ीर आज़म इतना वसूख से बात कर रहे हैं, आपको क्यों यकीन नहीं है? ये कोई अगर हरकत हुई है तो उसमें बरकत तो नहीं नजर आई, कोई गिरफ्तारी नहीं नजर आई। आटे का, चीनी का, पेट्रोल का स्कैंडल हुआ, LNG का स्कैंडल हुआ, तो उसमें तो किसी जगह पे कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। और इमरान खान ने तो कहा था कि सबसे पहले हम अपने से शुरू करेंगे, और फिर कहा था कि पहले तो 100 दिन की बात थी, फिर 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी। फिर उन्होंने उनका बयान मैं रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ कि अगर 6 महीने मुझे दे दें, फिर कहा 1 साल मुझे दे दें, इसके बाद जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। अब ये कैसे 3.5 साल बाद पिछली हुकूमतों पे डालते हैं? और मेरा जो तजर्बा है या जो मेरा बतौर एक तालिब इल्म सियासियात के, मुझे ये पहले 2 साल ही होते हैं जिसमें आपने कोई पॉलिसी बनानी होती है, उसके नताइज निकलने होते हैं। उसके बाद तो फिर आप फायर फाइटिंग करते हैं, इधर से ये खराब हो गया, उधर से वो खराब। अब आप खुद जिम्मेदार हैं। मुझे ये बताएं कि भुट्टो साहब ने जितनी रिफॉर्म्स थी, लेबर रिफॉर्म्स, आईनी रिफॉर्म्स, किसानों की रिफॉर्म्स, जो कुछ था वो पहले 2 सालों के अंदर, मुझे याद है 1972 के अंदर ही उन्होंने सबसे पहले ये एटमी प्रोग्राम के ऊपर कॉन्फ्रेंस की थी मुल्तान के अंदर।
सो आप तो अब यानी 3-3.5 सालों के बाद हम कोई उम्मीद ना रखें इस हुकूमत से। और इस वक्त महंगाई की जिम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत है। आप कोई चीज अगर आप कुछ नहीं करने जोगे, पिछली हुकूमतें जिम्मेदार है या फलां जिम्मेदार है, तो फिर आप क्यों बैठेंगे? आप किस मर्ज की इलाज है? और आपका मिनिस्टर कहता है कि अगर एक दवाई 3 रुपए से 7 रुपए होगी तो क्या क़यामत आ गई? आपको पता ही है आप क्या कह रहे हैं? लोग मुझे लोग मिल रहे, उन्होंने कहा कि हम रेगुलर मेडिसिन खाते हैं शुगर की और ब्लड प्रेशर की, हम 2-2 दिन बाद ले रहे हैं। ना आप लोगों की आमदनियों में इजाफा कर पाए, ना आप महंगाई कंट्रोल कर पाए, ना आप सिर्फ हर वक्त एक ही बात कहते हैं दौलत पैदा होगी। तो ये तो दुनिया के अंदर पिट गया। न्यू कॉन्स का जो नजरिया इकोनॉमी का, जो मईशत को संभालने का, वो दुनिया के अंदर तबाह हो गया। उसने गुर्बत और इमारत में फर्क पैदा कर दिया है, और आपने यहाँ पे भी पैदा कर दिया। आप कोई चीज सस्टेन नहीं कर पाए, आप तब्दीली पे तब्दीली करते चले जा रहे हैं, और जहां पे जरूरत है वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन साथ ही साथ हसन खावर साहब, अभी चौधरी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि शुरू के 2 साल ही होते हैं एक हुकूमत के पास, जब कोई पॉलिसी आप बना दें या उस पर अमल कर लें, बाकी के 3 साल उसी को फॉलो कर लें। लेकिन अब आप लोगों की तरफ से जो दावे हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हों या दीगर दावे हों, जिस तरह एहतसाब के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि वुज़रा की करप्शन आ गई सामने तो मैं खुद तहकीकात करूंगा, लेकिन हमने देखा कि माजी में बड़े स्कैंडल्स भी आए। जैसे चौधरी साहब ने कहा कि चीनी स्कैंडल पे अगर हरकत की हुकूमत ने तो बरकत तो नज़र नहीं आई, उसमें से कुछ निकला नहीं। सो ये 6 महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ें ठीक कर देना, शौकत तरीन साहब कहते हैं 6 महीने में महंगाई कम हो जाएगी, कैसे हो जाएगी ये जरा समझा दें। अच्छा देखिए, जो 2 साल वाला माइंडसेट है ना, इससे तो हमें निकलना पड़ेगा। होता ये रहा है पिछली हुकूमतों में कि पहले आकर 2 साल हिलजुल की, साथ को IMF का प्रोग्राम लाए, कुछ IMF के प्रेशर के अंदर डिसिप्लिन लाए, उसके बाद जब IMF का प्रोग्राम गया तो फिर वही अल्ले तल्ले शुरू हो गए, और ये तो बड़ी दफ़ा साइकिल हुआ, और हर दफ़ा आपको दोबारा IMF के पास जाना पड़ता है। मसला ये होता है साथिया कि हम लोगों ने आज तक सिर्फ उन मसलों पे ध्यान दिया है जो 1-1.5 साल के अंदर हल हो जाएं, उसी में हम इलेक्शन की भी कैंपेन करनी है, उसी में मुश्किल काम भी नहीं करना। जो खान साहब ने बात की है ना, ज़रा 1 मिनट उसको सोचें। दुनिया में जमहूरी निज़ाम क्यों सक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि जमहूरी निज़ाम जो पार्टीज़ होती हैं उनकी लाइफ एक इंडिविजुअल से ज़्यादा होती है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो पॉलिसी एजेंडाज लेके चलते हैं, उस पर डिस्कोर्स होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, आप परफॉर्म नहीं करते, पार्टी के अंदर आपको अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारी अनफॉर्चुनेटली चलें, आप कहते हैं कि ये 2 साल वाला माइंडसेट जो है इससे निकलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। और शुक्रिया हसन खावर साहब आपका और चौधरी मंजूर अहमद साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।